नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध स्थान और माँ बमलेश्वरी के दरबार डोंगरगढ़ की यात्रा पर, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों, डोंगरगढ़ की सौंदर्यता का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। यहाँ का शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों का दृश्य आपके मन को मोह लेगी। पहाड़ की चोटी पर विराजमान माता बमलेश्वरी से मिलकर आपको अनंत प्रेम, आनंद, सुख, शांति और अनंत आशीर्वाद की अनुभूति होगी। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए विशेष है बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों, डोंगरगढ़ की मेरी ये यात्रा भले ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही हो, लेकिन अंततः माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से मेरी यह यात्रा सफल रही। इस वीडियो में आपको मेरी सुबह की तैयारियों से लेकर यात्रा के दौरान रास्ते में दिखे खूबसूरत झलकियाँ, रोमांचक पल और अंततः माता के दर्शन तक का पूरा अनुभव मिलेगा। ठंड से कांपते हुए मेरे हाथ, रास्ते में ट्राइपॉड का टूट जाना, हेलमेट का एक बड़े गड्ढे में गिर जाना, टूटती हुई मेरी हिम्मत, संभलता हुआ मैं और रास्ते की थकान मेरे इस यात्रा की कुछ खास चुनौतियाँ थीं। यह वीडियो मेरी इस यात्रा की इन खास चुनौतियों से आपको बहुत ही नज़दीक से अवगत कराएगी। लेकिन इससे भी खास बात यह है दोस्तों, जैसे जैसे मैं माँ बमलेश्वरी के मंदिर की ओर बढ़ते गया, मेरी हर कठिनाई अपने आप पीछे छूटती चली गई। माता के दर्शन के पश्चात मन आशीर्वाद से भर गया। पहाड़ की ऊंचाई से दिखते शहर के अद्भुत नज़ारे, रोपवे की सवारी और माता के आशीर्वाद का वो भावुक क्षण, ये सब आपको मेरे इस पूरी यात्रा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत सफ़र का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और पवित्र यात्रा को। दोस्तों, मेरी यह यात्रा काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इस पूरी यात्रा के वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं यह उसका पहला भाग है। इस भाग में मैंने आपको इस रोचक और पवित्र यात्रा के सफ़र को बड़े ही विस्तार और बारीकी से दिखाने की कोशिश की है। इसे देखने के बाद पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। दोस्तों, डोंगरगढ़ की इस पवित्र यात्रा के लिए आज मैंने सुबह 3 बजे उठने का विचार किया था, ताकि रात 4 बजे तक 1 घंटे में तैयार होकर जल्दी से अपनी इस खूबसूरत यात्रा पर निकल सकूं। लेकिन आप सभी तो जानते हो ना दोस्तों, मानव शरीर कितना आलसी है। अतएव मैं 1 घंटे देरी से यानी सुबह 4 बजे उठा। उठते ही सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर ठीक किया और ब्रश करने चला गया। इसके बाद मैंने अपने शौचालय और स्नान की प्रक्रिया पूरी की। माँ उस समय गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए खाना बनाने के लिए उन्हें जगाना मैं उचित नहीं समझा। मैंने रात्रि के बचे हुए थोड़े से चावल खुद कढ़ाई में भूनकर नींबू की चटनी के साथ खा लिए। फिर अपने जूठे बर्तनों को साफ करके अपनी यात्रा की तैयारी में जुट गया। साथ ही कुछ भिगोए हुए चने भी अपने साथ रख लिए, ताकि रास्ते में कहीं भूख लगे तो मैं इसे खा सकूं। मुझे तैयार होते होते काफ़ी देर हो गई दोस्तों, और जब मैं घर से निकला तो घड़ी में सुबह के 6:09 हो चुके थे। सुबह का समय था, मौसम में बादल छाए हुए थे और मुझे बारिश होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। घर से निकलते वक्त मैं अपने साथ एक रेनकोट भी ले जाना चाहता था, पर मैं जल्दबाजी में रेनकोट साथ लेना भूल गया। रास्ते में ठंड काफ़ी अधिक थी। मैंने सिर्फ एक हल्का स्वेटर पहन रखा था, लेकिन यह स्वेटर मुझे ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। मैंने रास्ते की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण मेरे हाथ कांपने लगे। खराब मौसम और दृश्यता कम होने के कारण शुरुआती वीडियो साफ नहीं आ रहे थे। इन परिस्थितियों ने सफ़र को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन दोस्तों मैं भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। दोस्तों, माता बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे 3 बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरना था, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव। मैंने रास्ते पर लगे बोर्डनुमा इस गेट में इन शहरों की दूरियों को देखा और आगे की ओर बढ़ गया। घर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैंने सोचा कि रास्ते पर कहीं रुककर खुद की एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं अपने दर्शकों को अपनी इस यात्रा का अपडेट दे सकूं। लेकिन
वहाँ मैंने देखा कि मेरा ट्राइपॉड का ऊपरी हिस्सा टूट चुका है और मेरा मोबाइल उसमें फिट नहीं हो रहा है। ये देखकर मैं बहुत उदास हो गया। इसी स्थान पर दोस्तों गाड़ियों की तेज़ हवा के कारण मेरा हेलमेट भी एक गड्ढे में जा गिरा। एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से उस समय मेरे मन में निराशा घर कर गई थी। मैं सोच रहा था कि इतनी मुश्किलें मेरी यात्रा की शुरुआत में ही क्यों आ रही हैं। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अभी तो यात्रा पूरी बाकी है। मन ऐसा लग रहा था कि घर वापस चले जाऊं। शायद आज का दिन ही मेरे लिए ख़राब हो। मुझे इससे आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने खुद को समझाया कि ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। प्रकृति की बनाई हुई अपनी संरचनाएं हैं। हमें प्रकृति के हर रूपों को स्वीकारना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने खुद को हिम्मत दी और माँ सब ठीक करेगी ऐसा सोचकर मैं आगे की ओर बढ़ गया। दोस्तों मैं जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा। मैंने महसूस किया कि यात्रा बहुत लंबी है और मेरे वाहन में पर्याप्त पेट्रोल नहीं है। इसलिए रास्ते में मैंने एक पेट्रोल पंप में 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अच्छी बात ये थी दोस्तों कि इस पेट्रोल पंप में हनुमान चालीसा चल रहा था। सुबह सुबह आज मेरा मूड वैसे भी ऑफ हो गया था, लेकिन यहाँ हनुमान चालीसा सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो स्वयं हनुमान जी मुझे हिम्मत देने आ गए हों। हनुमान चालीसा सुनकर मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली और मैं अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मुझे रास्ते में कुछ पेड़ पौधे भी मिले जिनकी पत्तियों पर गाड़ियों के धुएं और प्रदूषण की परत जम गई थी। यह दृश्य देखकर मन में गहरी चिंता सी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये पेड़ पौधे चीख चीख कर मुझे अपनी परिस्थितियों को बता रहे थे कि देखो मानव हम पर कितना जुल्म ढा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों न इनकी गुहार आप लोगों तक पहुंचाई जाए। दोस्तों पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के फेफड़े हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे ही हमारे खाद्य श्रृंखला का प्रथम घटक है क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं। यहाँ इनकी पत्तियों पर जमे प्रदूषण ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते होंगे जो उनके अस्तित्व और हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव कितना स्वार्थी और मतलबी हो चुका है। प्रदूषण केवल पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। जब पत्तियां धूल और धुएं की परत से ढक जाती हैं तो उन्हें पर्याप्त सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाती, जिससे उनका विकास बाधित होता है। इसके अलावा प्रदूषित हवा में उपस्थित हानिकारक गैसें पौधों की संरचना को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इस दृश्य ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमने अभी से अपने पर्यावरण की देखभाल नहीं की तो भविष्य में हमारी पीढ़ियां स्वच्छ हवा और हरे भरे वातावरण के लिए तरस जाएंगी। दोस्तों हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की रक्षा करना मानवों का प्रथम दायित्व होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैंने 2 बड़े बड़े और ब्रिज देखे। संभवतः इन ब्रिजों का निर्माण यातायात को सुव्यवस्थित करने हेतु एक के बाद एक हुआ होगा। नीचे एक ब्रिज और भी है दोस्तों जिस पर मैं चल रहा हूँ। दोस्तों कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते के किनारे मुझे बच्चों के मस्त मस्त हंसते खेलते पढ़ते लिखते हुए कुछ मूर्तियाँ दिखाई दीं। इन मूर्तियों ने मेरे मन को मोह लिया। यह दृश्य इतना सुंदर और प्रेरणादायक था कि मैंने तुरंत अपनी स्कूटी रोकी और बच्चों के इस मनमोहक क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं हैं दोस्तों, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश देने वाली कलाकृतियाँ भी हैं। इन मूर्तियों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में पढ़ाई और खेलों का कितना महत्व है। पढ़ाई जहां हमारे भविष्य को उज्जवल बनाती है, वही खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। खेल कूद न केवल बच्चों को स्वस्थ रखते हैं बल्कि उनमें अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क की भावना को भी जागृत करते हैं। पढ़ाई और खेलों का यह संतुलन बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज इन नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी कलाकृतियों ने
मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम के वक्त तब हम भी ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ खुले मैदानों में खेलने जाया करते थे और अपनी अपनी पढ़ाई की बातें भी एक दूसरे से साझा किया करते थे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये क्षण उनके जीवन के सबसे कीमती अनुभवों में से एक होते हैं। बच्चों का खेल और पढ़ाई केवल उनके व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और देश के उज्जवल भविष्य की नींव भी है। इन्हें देखकर बहुत ही सुख और आनंद की प्राप्ति हुई। मन तो यहाँ से जाने को नहीं कर रहा था दोस्तों, लेकिन डोंगरगढ़ वाली माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी और आगे की यात्रा भी महत्वपूर्ण थी। इसलिए इन खूबसूरत रास्तों और प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ गया। आगे रास्ते पर मैंने एक छोटी सी दुकान से कुछ फेविक्विक भी लिए दोस्तों, और अपने टूटे हुए ट्राइपॉड को इस यात्रा के दौरान ही रास्ते पर ठीक कर लिया। मुझे समझ में आ गया था दोस्तों कि दुनिया में चीज़ें बनती और बिगड़ते रहती है। यही इस संसार का नियम है, जिसे हमें स्वीकारते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। देखो, मैंने अपनी इस यात्रा में कितनी खूबसूरती से खुद को हिम्मत दिया और अपनी इन चुनौतियों को स्वीकारा और आगे की ओर बढ़ गया। दोस्तों, भिलाई से दुर्ग जाने वाले इस मार्ग पर आपको कई ऐसे संकेतक बोर्ड मिलेंगे जो वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। ये बोर्ड न केवल हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए है, बल्कि हमें अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने की भी याद दिलाते हैं। मैंने इन बोर्डों को आप सभी के लिए कैमरे में कैद किया ताकि इन नियमों का महत्व आपके साथ साझा कर सकूं। इसमें से एक बोर्ड पर लिखा था, 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। यह संदेश हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। हेलमेट केवल एक नियम पालन करने का साधन ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है जो सड़क पर हमारी जान बचा सकता है। आगे एक और बोर्ड पर लिखा था दोस्तों कि दुर्घटना से देर भली, कृपया वाहन धीरे चलावें। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना न केवल हमारी बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। दोस्तों, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सड़क पर इन नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सड़क सुरक्षा केवल बोर्ड पर लिखे शब्द नहीं होते, अपितु यह हमारे जीवन का एक हिस्सा भी होता है। दोस्तों, मैं हर उस चीज़ को अपनी इस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता हूँ जिनसे मेरे दर्शकों को कुछ सीखने को मिले, जिससे मानव जीवन, प्रकृति और पर्यावरण की सुंदरता की उनमें समझ बढ़े। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी NH 53 राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 53, जिसे हम नेशनल हाईवे 53 के नाम से भी जानते हैं, भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है। यह देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने का काम करती है। NH 53 को पहले NH 6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में राजमार्गों की पुनः संख्यांकन प्रणाली के बाद इसे NH 53 नाम दिया गया। दोस्तों, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1830 किलोमीटर बताई जाती है। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों, NH 53 में आगे बढ़ते हुए मैं एक बहुत ही सुंदर ब्रिज के ऊपर से गुजरा। मानव निर्मित यह ब्रिज शहर की बढ़ती प्रगति और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद दोस्तों, कुछ समय तक मैं इस सफ़र के आनंद में खो गया। आप देख सकते हो दोस्तों कि मौसम कितना सुहाना है। ये मौसम का जादू ही तो है जो इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाता जा रहा है। सफ़र का आनंद लेते हुए दोस्तों, आगे मैं नेहरू नगर भिलाई पहुंचा, जहां मैंने इस नगर की सुंदरता और भव्यता को महसूस किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, भिलाई जाने वाले इस मार्ग में कितने सारे संकेतक बोर्ड और रोड साइन लगे हुए हैं। भिलाई से होते हुए अब मैं दुर्ग शहर की तरफ आगे बढ़ा। इस मार्ग में मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रिजों को देखा।
जो कि काफ़ी आकर्षक थे। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज पर पड़ी। यह कॉलेज अपनी खूबसूरत इमारतों, हरियाली और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए जाना जाता है। मैंने सोचा कि आप सभी को भी इस स्थान की झलक दिखाऊं, इसलिए मैंने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस संस्थान को देखकर मन में यह विचार आया कि शिक्षा और तकनीकी विकास हमारे देश की प्रगति के कितने अहम हिस्से हैं। ऐसे स्थान युवाओं को उनके सपनों को उड़ान देने का मंच प्रदान करते हैं। रास्ते में इस कॉलेज को देखना जैसे यात्रा में एक प्रेरणा का अनुभव था। इंजीनियरिंग कॉलेज को देखने के बाद दोस्तों, थोड़ी ही दूरी पर खुद को और अपनी गाड़ी को विराम देने के लिए मैं एक जगह पर रुक गया। मेरे ठीक सामने दुर्ग शहर का स्वागत गेट था। यह जगह काफ़ी स्वच्छ और साफ़ सुथरा था, इसलिए मैंने इस जगह की खूबसूरती को रिकॉर्ड किया। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, और क्योंकि यात्रा के दौरान रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद मैं आगे की ओर निकल गया। आगे रास्ते पर मैंने कुछ बड़े बड़े बसों को देखा। रास्ते पर खड़े हुए इन बसों ने मुझे मेरी बचपन याद दिला दी। बचपन में गर्मियों की छुट्टी में जब हम गांव से रायपुर आया करते थे और जब वापस गांव जाते थे तो ऐसे ही बड़े बड़े बसों में आते जाते थे। और एक बार तो बस स्टैंड में हमारी नई नवेली पानी की बोतल छूट गई थी। आपको पता है दोस्तों, बचपन में इन बसों को हम लग्जरी बस कहा करते थे और स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों के सामने छाती ठोक कर कहते थे कि हम लग्जरी बस से सफ़र कर कर आए हैं। इस प्रकार शहर और रास्ते की सुंदरता को देखते हुए मैं आगे की ओर बढ़ गया। दुर्ग से निकलकर दोस्तों अब मैं राजनांदगांव की तरफ आगे बढ़ा और आगे रास्ते में मुझे शिवनाथ नदी के दर्शन हुए। दोस्तों, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसका महत्व राज्य की जनजीवन और धार्मिक आस्थाओं में गहराई से समाहित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में बहती है। यह नदी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के गोडरी नामक गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंबागढ़ में प्रवेश करते हुए शिवरी नारायण के पास महानदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 290 से 300 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। प्रसिद्ध मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर ही संचालित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, शिवनाथ नदी का पानी कितना स्वच्छ और शांत है। इस नदी को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि हम मनुष्यों को भी अपना मन एकदम शांत और स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल इस नदी की तरह। माँ के मंदिर पहुँचने में मुझे कहीं देर न हो जाए, ऐसा सोचकर शिवनाथ नदी का दर्शन करके मैं आगे की ओर बढ़ गया, जहाँ एक बोर्ड में मुझे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई मिली, जिसमें लिखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते पे ले जाओ। इन शब्दों ने मुझे जैसे गहरी सोच में डाल दिया। दोस्तों, समाज के हर पहलू में प्रगति तभी संभव है जब हम अपनी बेटियों को समान अवसर दें। हर बेटी एक अनमोल रत्न है और उसकी शिक्षा ही उसके और समाज दोनों का भविष्य बदल सकती है। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने एक बोर्ड पर देखा कि राजनांदगांव यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी पर था। सड़क पर बहुत सारे मालवाहक ट्रक खड़े थे। रोड बहुत ही साफ़ सुथरा और स्वच्छ लग रहा था। रास्तों का आनंद लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। दोस्तों, इसके बाद आगे मैं ठाकुरतोला टोल प्लाजा के पास से गुजरा। शहर की खूबसूरतियों का आनंद लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे एक डेंटल कॉलेज भी दिखाई दिया। और कुछ दूरी आगे जाने के पश्चात फाइनली मुझे राजनांदगांव का स्वागत गेट दिखा। अब हम राजनांदगांव की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है।
यह शहर न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। राजनांदगांव की सड़कों पर चलते हुए आप यहाँ की शांतिपूर्ण और हरियाली से भरी वादियों का अनुभव कर सकते हैं। रास्ते से गुजरते हुए मैंने एक बहुत बड़ा विद्युत गृह को भी देखा। इसकी विशालता और तकनीकी संरचना ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ बिजली उत्पादन के लिए अत्याधुनिक उपकरण और मशीनें काम कर रही हैं। विद्युत गृह के बड़े बड़े टावर और विशाल इंजीनियरिंग का यह नमूना इस जगह की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। यह स्थान न केवल एक तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण है, बल्कि यह क्षेत्र के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इस दृश्य ने मुझे यह एहसास दिलाया कि कैसे इन विद्युत गृहों द्वारा समाज के हर क्षेत्र में बिजली की निरंतर आपूर्ति संभव हो पाती है, जिससे विकास और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। आप इन सड़कों को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। समय की कमी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इसके बाद रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मैदान दिखा, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसने मुझे जीवन में खेलों के महत्व को एक बार फिर समझाया। शहर की खूबसूरतियों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। शहर के बीचों बीच बना यह ब्रिज काफ़ी लंबा था। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया था दोस्तों, इसलिए मुझे इस शहर और ब्रिज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। शहर पूरा नीचे रह गया और मैं ब्रिज के ऊपर से ही गुजर गया। फिर भी दोस्तों, मैंने ब्रिज के ऊपर से ही इस शहर की कुछ खूबसूरतियों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। राजनांदगांव एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगली बार जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इस शहर को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, मुझे ब्रिज के ऊपर से ही राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम के भी दर्शन हुए। राजनांदगांव का यह दिग्विजय स्टेडियम छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख खेल स्थल है। यह स्टेडियम खेल प्रेमियों के लिए एक खास स्थान है और यहाँ विभिन्न खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। यह स्टेडियम मुख्य रूप से क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए उपयोगी है। राजनांदगांव एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके बाद दोस्तों, आगे मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव से होते हुए गुजरा। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुझे एक बहुत बड़ा कारखाना भी दिखाई दिया, जिससे मुझे इस क्षेत्र की औद्योगिक विकास और भव्यता का अनुभव हुआ। इस कारखाने को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। लंबे चौड़े ये रास्ते मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मन में ये भी चल रहा था कि मुझे जाने में काफ़ी लेट हो गया है। डोंगरगढ़ वाली मेरी माता कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ये सोचकर मैं आगे की ओर बढ़ गया। दोस्तों, आगे एक बोर्ड से मुझे यह ज्ञात हुआ कि डोंगरगढ़ यहाँ से अब सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फाइनली एक छोटे से ब्रिज के नीचे से होते हुए मैंने अपना वाहन डोंगरगढ़ की ओर मोड़ लिया। डोंगरगढ़ का ये रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। रास्ते के किनारे लगे ये हरे भरे पेड़ इस यात्रा को और भी खूबसूरत और आकर्षक बना रहा था। मैंने यहाँ के रास्तों को खूब एंजॉय किया। रास्तों के किनारे बसे ये गांव, ये बच्चे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ की प्रकृति, यहाँ के रास्ते बहुत ही सुंदर थे। रास्तों का आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ता ही रहा। रास्तों का आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक और बोर्ड दिखा, जिसमें मैंने देखा कि माँ बमलेश्वरी मंदिर अब यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे डोंगरगढ़ के खूबसूरत पहाड़ियों की झलक दिखने लगी थी।
माँ बमलेश्वरी मंदिर जिस पहाड़ की चोटी के ऊपर में स्थित है वो भी दिखाई देने लगा था। मन बहुत प्रसन्न था, लग रहा था कि कब माँ के दर्शन हों। दोस्तों, इस दिन मौसम की वजह से काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। मैंने दूर से पहाड़ों की कुछ वीडियो तो ली, लेकिन कोहरे की वजह से पहाड़ ठीक से दिख नहीं रहे थे। दोस्तों, मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह के 11:30 बज चुके थे। दोस्तों, जैसे जैसे मैं माता के मंदिर के पास पहुंचते गया, मेरी यात्रा की सारी थकान और चिंता दूर होते चली गई। माँ से मिलने की मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती गई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस पूरी यात्रा को 2 वीडियो में कवर किया है। आगे की यात्रा में हम डोंगरगढ़ के इस खूबसूरत पहाड़ पर चढ़ेंगे और माता का दर्शन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल न भूलें। पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आपको यह वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस खूबसूरत यात्रा के अगले पार्ट के वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखना, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी खूबसूरत यात्राओं की वीडियो मिलती रहें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।